गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी को सुप्रभात। चलिए आज अगले अध्याय की तरफ चलते हैं और प्रारंभ करते हैं। हमारा नेक्स्ट अध्याय है हमारा ठंडा रेगिस्तान, जो कि लद्दाख के विषय में वहाँ की भौगोलिक प्राकृतिक स्थिति के बारे में हम सबको अवगत कराएगा। वहाँ के लोगों का रहन सहन, वहाँ के लोगों का जीवन के प्रति जो संघर्ष है, वो सब इस लेसन से हमें सीखने को मिलेगा। लद्दाख हमारा पहले कश्मीर का हिस्सा था, वर्तमान में वो एक केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है, जो कि पीछे ही बनाया गया था। वहाँ के अपने बड़े संघर्ष हैं, प्राकृतिक सुंदरता भी है, आनंद भी है, लेकिन वहाँ के लोगों का जो संघर्ष है उस लेसन से हमें प्राप्त होगा। आशा है आप अपने परिवारों के साथ अपने घरों पर कुशलता के साथ होंगे और अपना अध्ययन कार्य सुचारू रूप से कर रहे होंगे। चलिए इसी श्रृंखला में प्रारंभ करते हैं हमारा अगला अध्याय, ठंडा रेगिस्तान लद्दाख। भारत भौगोलिक दृष्टि से भी अपने में इतनी विविधताएं समेटे हैं कि इसे देखकर आश्चर्य होता है। आइए जानें लद्दाख के विषय में। देखिए भौगोलिक विविधता एक तरीके से कहा जाए, प्रकृति रूप से जो प्रकृति है हमारे, हम अब देखते हैं यहाँ पे मैदानी इलाकों में हैं हम, यहाँ पे समतल इलाका है, और अगर हम दक्षिण में या उत्तर में जाएं तो पहाड़ी इलाका आएगा, और उत्तर पूर्व में जाएं तो एक अलग स्थिति होगी। यानी कि हमारे भारत में हर हिस्से में अलग अलग विविधताएं हैं, प्रकृति रूप से, सामाजिक रूप से, हर तरीके से विविधताएं अलग हैं। यानी कि धार्मिक रूप से भी, वैचारिक रूप से भी अलग अलग विभिन्नताएं हैं। चलिए लेसन प्रारंभ करते हैं। ठंडा रेगिस्तान। पहली बार जब मैं सितंबर 1955 में कश्मीर घाटी में स्थित कंगन में मीरा बगौल आश्रम में गया था, तो उसी समय से लद्दाख जाने का स्वप्न देख रहा था। मैं जब सोनमर्ग की ओर जा रहा था तो रास्ते में मील के पत्थरों पर कारगिल लिखा देखकर मन में कई प्रकार की कल्पनाएं उठती थी। मेरा एक सपना तिब्बत जाने का था। देखिए तिब्बत जो है इस समय चीन का हिस्सा है, पहले एक अलग देश था तिब्बत, हमारे उत्तर में ही स्थित है आपका तिब्बत, और इस समय वो चीन के अधिग्रहण में है। एक पहले स्वतंत्र देश हुआ करता था। वहाँ पे सब बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, और जो उनके बौद्ध के इस समय जो सबसे श्रेष्ठ गुरु हैं दलाई लामा, वो हमारे ही भारत में शरण प्राप्त किए हुए हैं, और भारत सरकार ने उनको शरण दी हुई है। कहाँ पे? धर्मशाला में। धर्मशाला यदि आप गए हो, हिमाचल प्रदेश, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में एक स्थान है धर्मशाला, वहाँ पे अब भी उनका रहन सहन है, वहीं पे रहते हैं वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तिब्बत जाने का था, वह तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन तिब्बत से मिलता जुलता प्रदेश तो है लद्दाख, इसलिए वहाँ तो कभी भी जा सकता हूँ, इसका मुझे विश्वास था। मई 1981 में जब हम कश्मीर कोहिमा चिपको पैदल यात्रा पर निकलने वाले थे, तो हम लेह या कारगिल से पदयात्रा प्रारंभ करना चाहते थे, लेकिन लद्दाख के सांसद सदस्य पी नमग्याल ने कहा, लद्दाख जाकर क्या करोगे, वहाँ तो पेड़ ही नहीं है, कम से कम 1 महीना तो वहाँ से श्रीनगर पहुँचने में लग जाएगा। फिर छोटी छोटी बस्तियों वाले गांव हैं, लेकिन वो भी बहुत दूर दूर। हम श्रीनगर से यात्रा प्रारंभ करने पड़ी। यात्रा का पहला चरण चंबा हिमाचल प्रदेश में पूरा हुआ, और वहाँ से लद्दाख के लिए लाहौल स्थित क्षेत्र में बस से चलना था। रोहतांग दर्रा पार करते ही एक नई दुनिया के दर्शन हुए, जिससे नदी और पहाड़ तो थे लेकिन पेड़ नहीं। लेकिन पेड़ न होने के कारण बहुत सारे थे, आप जानते हैं, पेड़ पौधे हैं, घास है, वो वहाँ के प्राकृतिक स्थिति के ऊपर निर्भर करता है। अगर वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है तो भी नहीं उगेंगे, पानी कम है तो भी नहीं उगेंगे, और बर्फ़ है, सर्दी ज़्यादा है तो भी पेड़ पौधे नहीं उगेंगे। तो यहाँ की प्राकृतिक स्थिति के ऊपर निर्भर करता है किसी भी स्थान की, कि वहाँ पर प्रकृति कैसी हो, पेड़ पौधे उगे या ना उगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछले साल सितंबर में जब मैं मनाली गया तो किसी ने बताया कि केलांग से लेह तक बस सेवा प्रारंभ होने वाली है। इसमें देरी थी, इसलिए 20 सितंबर को श्रीनगर से लेह की ओर जीप से निकल पड़ा। 334 किलोमीटर लंबा इस सड़क का रखरखाव सीमा सड़क संगठन करता है। सप्ताह में सोमवार के दिन यह सड़क मरम्मत के लिए बंद रखी जाती है। बालटाल से, जहां पर यातायात नियंत्रण होता है, हमें आगे बढ़ने की विशेष अनुमति मिल गई। रास्ते से कंगन
से आगे नदी के उस पार जहाँ पहले सघन वन थे अब उनकी छटनी हो गई। इसके बीच में एक और घुमंतु गुजरों के बीच खेतों के लिए जमीन का वितरण था। घुमंतु गुजरों, देखिए एक जनजाति है वहाँ पे, घुमंतु हैं घूमने वाले, जो इधर उधर घूमते रहते हैं। दरअसल क्या था, अब तो काफ़ी समय हो गया इस कहानी को लिखे हुए, जो हमारा पाठ है काफ़ी समय पहले का लिखा हुआ है, ये मान लें कम से कम 40 साल पहले का लेसन है। उस समय में आज की स्थिति में बहुत अंतर आ चुका है। घुमंतु यानी कि बहुत सारे लोग ऐसा जीवन यापन करते थे, कुछ समय किसी स्थान पर रहे, कुछ समय किसी स्थान पर रहे, वहाँ खेती की। जब वहाँ की खेती ने उगाना, अनाज उगाना बंद हो गया था, दूसरी जगह चले गए, तो ये घुमंतु कहलाता था। एक गुजरों के बीच खेती के लिए जमीन का वितरण था। वितरण कहते हैं बांटा हुआ। सघन वन कहते हैं घने वन। ये जमीन प्राय तीखे ढालों पर है जिस पर वे मक्का उगा रहे थे और भूक्षरण की गति को तीव्र कर रहे थे। मतलब देखिए तीव्र ढालें, मतलब पहाड़ हैं तो ढाल बने हुए हैं, सीढ़ी नुमा खेती होती है वहाँ पे, ढाल बने हुए हैं, तो वो भूक्षरण कहते हैं जमीन का कटाव, उसको और तीव्र कर तेज कर रहे थे, यानी कि उसको काट रहे थे खोद के, तो पानी बरसता तो हो जाता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है इसमें सोनमर्ग का लंबा और चौड़ा घास का मैदान अब लेह की ओर सामान लेकर जाने वाले सैकड़ों ट्रकों का विश्राम स्थल था। पहले यहाँ घोड़े चरते थे। पर्यटकों को थानीबाज की ओर ले जाते हुए इक्के दुक्के घोड़े अब भी देखे जा सकते हैं। सोनमर्ग से आगे बालटाल की पड़ताल चौकी, पड़ताल जांच करने वाली चौकी, वहाँ से छोटी सिंधु पार कर एक रास्ता अमरनाथ गुफा को जाता है। अमरनाथ गुफा आप भली भांति जानते होंगे, भगवान शिव की अमरनाथ यात्रा। यह पहलगांव वाले परंपरागत रास्ते को छोटा है लेकिन कठिन है। बालटाल में घाटी समाप्त हो गई और हमारा रास्ता उन पर जा मिला। फिर दर्रे की ओर चढ़ने लगा। 3450 मीटर की ऊंचाई पर स्थित जोजिला दर्रा लद्दाख को कश्मीर से जोड़ता है। जोजिला दर्रा जो है कश्मीर से लद्दाख को जोड़ता है, जो कि 3450 मीटर की ऊंचाई पर है। ऊंचे पहाड़ों के बीच गहरी जगहों को ढूंढकर पर्वतीय लोगों ने रास्ते बना दिए। इन स्थानों पर ला कहते हैं, यानी कि देखिए ऊंचे पहाड़ों के बीच गहरी जगहों को ढूंढकर पर्वतीय लोगों ने रास्ते बना दिए। इन स्थानों को ला कहते हैं, यानी कि ला किसको कहा जाता है, जो गहरे स्थानों पर स्थान देकर सब रास्ते बना दिए उनको ला कहा जाता है। दर्रे के लिए ला शब्द का प्रयोग कश्मीर से लेकर ठंडे अरुणाचल प्रदेश तक होता है। यानी कि दर्रे के लिए, दर्रा जो होता है एक तरीके से कहा जाए पानी बहने का रास्ता, दर्रा, उसको ला कहा जाता है। ठीक है, हाँ आगे था। वहाँ भी हमने कश्मीर कोहिमा चिपको पद यात्रा के दौरान ला पार किया था। जोजिला मई से अक्टूबर तक ही खुल रहता है। इसके लिए सीमा सड़क संगठन निरंतर कार्य करता है। जोजिला जो दर्रा है वो मई से अक्टूबर तक ही खुल पाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके बाद वहाँ पे बर्फ़ पड़नी चालू हो जाती है और रास्ता बंद हो जाता है, इसलिए। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। लेकिन 16 नवंबर 1986 को यहाँ पर एक शताब्दी की भयंकर दुर्घटना हुई। यानी कि शताब्दी कहते हैं पूरे 100 वर्षों का समय उसमें एक बहुत भयंकर घटना हुई 1986 16 नवंबर को। इसमें सैकड़ों लोग बर्फ के तूफान के नीचे दब गए। लेह की ओर जाने वाले ट्रकों का काफिला कहते हैं एक समूह या संगठन एक साथ चलने वाला, आगे बढ़ ही रहा था कि यकायक कहते हैं अचानक हिमपात होने लगा। हिमपात में बर्फ गिरने लगी। वे जानते थे कि बर्फ से पहले दर्रा पार नहीं किया तो 6 महीने तक यहीं फंस जाएंगे। उनको पता था कि अगर नहीं चले तो 6 महीने के लिए वहीं फ्रीज बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि बर्फ़ पड़नी स्टार्ट हो जाएगी, रास्ता बर्फ़ से घिर जाएगा और रास्ता बंद हो जाएगा। अब 6 महीने तक रास्ता बंद, तो वहीं रहोगे। तो ये संघर्ष का विषय था, इसलिए वो जल्दबाजी में थे कि वहाँ से निकला जाए। रास्ते की सफाई के लिए लोग इंतजार कर रहे थे। ऊपर से बर्फ़ का रैडर कहते हैं पूरा बंडल कह सकते हैं, पूरा एक तो टूट पड़ना। बर्फ़ की एक थोड़ी कहते हैं वहाँ दुर्भाग्य होता है, जो बर्फ़ के पहाड़ होते हैं अगर टूटने चालू होते हैं तो एक दूसरे से लग के फिर बहुत सारे टूट जाते हैं। एक बड़ा सा रैडर मतलब एक तरीके से तूफान की स्थिति लेता है और बर्फ़ टूटते चली जाती है, उसके रास्ते में जो होता है उसको सबको दबा देता है। वही स्थिति वहाँ पे हुई। रैडर आया और सब के सब वहीं दब गए। अब भी टूटे ट्रकों के अवशेष कहते हैं वहाँ के जो ट्रकों के टुकड़े टूटे हुए आज भी वहाँ पे पड़े हुए हैं। ठीक है, नालों में पड़े हुए हैं। जोजिला से पानी की एक धारा कश्मीर को जा रही है, जो छोटी सिंधु से मिलकर आगे झेलम से मिलती है। दूसरी धारा लद्दाख की ओर जाती है और द्रास नाले से होकर सूरू नाले से मिलती है। ये सब मिलकर बड़ी सिंधु बनाती है। देखिए, कोई भी नदी शुरुआत में बहुत छोटी होती है, छोटे छोटे समूहों में धाराएं मिलती हैं
और एक बड़ी नदी का रूप लेती है। और ये हर नदी के साथ है, जितनी भी नदियाँ बनी हैं वो अपने आप में कभी एक साथ नहीं थी। आप हर एक किसी भी नदी का उद्गम स्थल, उसका आगे बढ़ना, उसका विकास, और अंततः आप पाएंगे कि हर नदी में छोटी छोटी नदियाँ मिलती हैं, छोटे छोटे दर्रे मिलते हैं, और छोटी छोटी एक तरह से धाराएं मिलके एक बड़ी धारा का रूप लेती है। ठीक है, आगे है, दर्रे से कुछ आगे बढ़कर लेह की ओर से आने वाले वाहनों का नियंत्रण करने के लिए मुग्गार में यातायात नियंत्रण चौकी है, और वहाँ पर सब वाहन रुके हुए थे। ट्रकों को 3 किलोमीटर लंबी कतार आगे बढ़ने के लिए व्याकुल चालकों की, व्याकुल कहते हैं बेचैनी, यानी कि व्याकुल थे आगे बढ़ने के लिए, है ना। व्याकुल की बोलचाल में हम गुस्सा, व्याकुल चालकों की बोलचाल में हम गुस्सा और तेजी का अनुभव कर सकते थे। शायद यह प्राणवायु कमी, प्राणवायु कहते हैं ऑक्सीजन, देखिए ऊंचाई बढ़ने के साथ ऑक्सीजन कम हो जाती है, का असर है। कभी कभी तो उन्हें 2-3 दिन भी यहाँ रुकना पड़ता था, रुकना पड़ता है, यानी कि आज भी वो स्थिति है। खाने पाने के लिए बर्तन में स्टोव साथ लेकर रखते हैं, वो निश्चित है उनका जीवन ऐसा, उनको रखना पड़ता है अपने साथ, कैसी स्थिति कहाँ आ जाए। अब चारों ओर खल्लाट टीले, खल्लाट, खल्लाट शब्द का अर्थ इसमें दिया हुआ है, खल्लाट टीले मतलब खुले मैदान एक तरीके से कहा जाए, खल्लाट टीले, हाँ ये रहा, पेड़ पौधों से विहीन, खल्लाट का मतलब होता है पेड़ पौधों से विहीन टीले, स्थान जिन पर पेड़ पौधे न हो। द्रास नदी या उसके सहायक किसी नाले के पास यहाँ लोगों ने नहर निकाल कर सिंचाई का इंतजाम किया था। कुछ हरियाली दिखाई देती थी। लद्दाख में एक ही फसल होती है और वह गेहूं की फसल। क्यों? क्योंकि इतने ही समय हो पाती है, उसके बाद बर्फ़ पड़नी स्टार्ट हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है, इसके अलावा कुछ नहीं हो पाता वहाँ पे। सितंबर के अंत में गेहूँ कट रहे थे, गेहूँ के साथ मटर भी होती है। मजनू, बिल्लो और पॉपुलर के पेड़ भी लोगों ने अपनाए हैं। पॉपुलर जो आप जानते हैं, जो यहाँ भी लगते हैं, लोगों ने पनपाए हैं, पनपाए के उगाने की कोशिश की है। इससे ईंधन और जाड़ों में घास के लिए पत्तियां प्राप्त होती हैं। वन विभाग भी यहाँ पेड़ों को पनपा रहा है, पनपा यानी उगाने की कोशिश कर रहा है। हमें जानकर आश्चर्य हुआ कि रेगिस्तान में चारों ओर ईंधन की भारी अभाव और भूखे पशुओं की भरमार होने के बावजूद भी कोई इन रोपवानियों को छोड़ना नहीं। हाँ सुनिए, हाँ इसमें पूछा था छोड़ता नहीं। रोपवानी कहते हैं वहाँ पे एक तरीके से स्थान को कहा गया है, यानी कि इतना दुर्गम स्थान जहाँ पे 2 वक्त की रोटी का मुश्किल जुगाड़ हो, पशुओं के लिए चारा ना हो, तो भी उन स्थान को छोड़ना नहीं चाहता। रास्ते में हम ठीक है, रास्ते में हम थोड़ी देर मेलबैक गांव में रुके। वहां लद्दाख में प्रवेश करते ही कारगिल गांव में मस्जिद की मीनारें दिखाई देती हैं। यहाँ हमें बौद्ध पूजा स्थल, जैसे स्थानीय लोग चंबा कहते हैं, ठीक है, दिखाई देते हैं। यानी कि जो बौद्ध पूजा स्थल हैं उन्हें स्थानीय लोग चंबा कहते हैं, वो दिखाई देते हैं। पहाड़ पर भगवान बुद्ध की मूर्ति खुदी हुई है। यह सैलानियों के लिए, सैलानी कहते हैं पर्यटक, जो टूरिस्ट होते हैं उनको बोलते हैं सैलानी, आकर्षण केंद्र थी। कारगिल और लेह के बीच 3700 मीटर नामकुला दर्रा है। दोनों ओर रेत के टीले तथा सीधे खड़े पहाड़ दिखाई देते हैं। यहाँ इतनी ऊंचाई पर भी महिलाएं भेड़ बकरियां चरा रही थीं। यहाँ भी थोड़ी सी नमी के कारण घास का तिनका दिखाई देता है। देखिए बर्फ़ है लेकिन पानी का अभाव है, पानी नहीं है वहाँ पे, और कहीं इसलिए रेगिस्तान कहा जाता है, वहाँ पे पानी का अभाव है। यहाँ पे देखिए हाँ कारण तिनका दिखाई देता है, तो बकरियां ढूंढ ढूंढ को चट कर जाती हैं। दूसरा दर्रा हमें कोतुला 4100 मीटर ऊंचा मिला। 12 बज रहे थे, इसलिए तेज हवा चलनी प्रारंभ हो गई थी। कोतुला के नीचे सिंधु की घाटी तक 1200 मीटर की ऊंचाई है। उतराई है। बीच में लामा गुरु का सुंदर गांव और रेतीले टीलों का बनी मिट्टी की विभिन्न आकृति। लामा गुरु यानी कि वहाँ पे लामा गुरु, उनके लामा नाम के गुरु हैं, उनका प्रतिमा स्थल बना हुआ है वहाँ पे, ठीक है। सुंदर गांव है, उसी के रहने वाले थे वो। सुंदर टीलों पर बनी मिट्टी की विभिन्न आकृतियाँ, वायु क्षरण का, देखिए जो रेत के टीले होते हैं, जो टीले होते हैं ऊँचे ऊँचे, जब तेज़ हवाएँ चलती हैं तो हवा के वेग से वायु से जो रेत है वो कट जाता है, और जो मजबूत होता है वो रुक जाता है, तो वहाँ से एक आकृति बनती है। तो वायु क्षरण से उनको कहा गया है, वायु क्षरण से कारण बनी है। और कोतुला से खादसे गांव 2900 मीटर की ऊंचाई तक जाती हुई सड़क सर्पाकार है। सर्पाकार ने सांप के जैसे। खादसे गांव के बाहर
छोटर जैन बौद्ध धार्मिक स्तूप है। स्तूप कहते हैं जहाँ पे महात्मा बुद्ध के शारीरिक अवशेष हैं, पूजनीय स्थल है बौद्ध धर्म के। वो गांव इतना हरा भरा है कि लगता नहीं कि हम रेगिस्तान के बीच हैं। यहाँ की खुबानियाँ तो मशहूर हैं। खुबानियाँ खाने का खाद्य पदार्थ है, उसको कहा जाता है। यहाँ पर सेब भी होता है, देखने में बहुत खूबसूरत, लेकिन रस और मिठास में कम। यानी कि सुंदर है, सेब है, लेकिन खाने में उसमें रस कम होता, मिठास कम। कारगिल से सुबह चलकर हम किसी तरह शाम को लद्दाख पहुंच गए। लद्दाख की आबादी पिछले 15 वर्षों में कई गुना बढ़ गई है। यहाँ प्राचीन व्यापार केंद्र जो भारत का ताशकंद और तिब्बत की व्यापारिक संबंध जोड़ता था, अब एक पर्यटन नगर का रूप ले रहा है। लेह की जनसंख्या सन 1961 के मुकाबले 2 गुनी से अधिक हो गई है। सन 1961 में यहाँ देखिए बहुत कम जनसंख्या है, हालांकि अब भी बहुत कम है। 3720 लोग रहते थे, जो सन 1981 से 7947 हो गए। लेह का स्वरूप भी बदल रहा है। पहले यहाँ लोग खेती और पशुपालन पर आश्रित थे, अब पर्यटन का मुख्य व्यवसाय हो गया है। 1974 में जब पहले क्षेत्र पर्यटन के लिए खोला गया तो यहाँ पर केवल 551 पर्यटक आए थे। सन 1984 में इनकी संख्या 4200 हो गई। अधिकतर पर्यटक पश्चिम देशों से आते हैं, जो तिब्बत के वर्जित क्षेत्र होने के बाद लेह को देखकर संतोष करते हैं। यानी कि वर्जित क्षेत्र जहाँ जाना मना हो, तिब्बत में जाना मना है, तो वो यहाँ घूमने आ जाते हैं और यहीं पे घूम के आनंद का अनुभव करते हैं। यहाँ पश्चिमी ढंग के होटल धनाधर बन रहे हैं। पश्चिमी ढंग कहते हैं यूरोपियन देश जो हैं, जो पश्चिमी, देखिए अगर वहाँ के पर्यटक घूमने आएंगे तो खाना पीना वहाँ के जैसा ही होना चाहिए ना। हम अपनी दाल रोटी थोड़ी खिलाएंगे, अगर खाएंगे यहाँ का नहीं खाएंगे, वो चले जाएंगे। तो वहाँ के होटल बन रहे हैं जिसमें दैनिक खर्चा 400 रुपये तक आता है। इसमें खाना पीना भी शामिल है। इसके अलावा निजी घरों में भी 40 से 100 रुपये में रोज़ देकर पर्यटन रहते हैं। ये तो उस समय की बात है, आज तो बहुत महंगाई है। पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण यहाँ का जीवन, रेगिस्तान की रंग बिरंगी पहाड़ियाँ जो हिम शिखरों को छूती हैं और पुरानी इमारतों के टीले पर बना लेह का राजमहल व बौद्ध मठ आदि हैं, मुख्य हैं। पर्यटन यहाँ लेह के रुपये को लेकर आया है। पर्यटन यहाँ लेह में रुपये लेकर आया है। इसके साथ कई नई नई समस्याएं पैदा हो गई हैं। लोगों का जीवन बाजार की अर्थव्यवस्था पर आश्रित हो गया है। प्राय सभी चीज़ें बाहर से आने लगी हैं। पहले गेहूं वे जो पैदा करते थे, और अब वहाँ की मुख्य खुराक सत्तू और मक्खन मिली नमकीन चाय होती है। यानी कि सत्तू के विषय मैंने बताया था, जो कुछ अनाजों को भून के पीस के बनाया जाता है। ठीक है, हाँ, इसमें आगे है सत्तू मक्खन। ठीक है, इसे ठंडा प्रदेश में शरीर को गर्म करने के लिए आवश्यक है, पर अब तो खेती में सब्जियां उगाई जाती हैं क्योंकि सेना व पर्यटकों के लिए इसकी मांग है। यहाँ 14 किलो तक की गोभी और 7 किलो तक की मूली हुई है। सब्जी बेचकर लोग चावल खरीदते हैं। सत्तू के लिए कम ईंधन की आवश्यकता पड़ती है एवं ईंधन की आवश्यकता बढ़ गई है। जम्मू और कश्मीर की सरकार प्रति वर्ष 10,000 कुंटल जलाऊ लकड़ी यहाँ भेजती थी। कश्मीर घाटी में बढ़ते वन विनाश को देखते हुए इसका परिमाण घटाकर आधा कर दिया है। रसोई गैस का प्रबंध तो कर लिया गया है, लेकिन जाड़े के दिनों में इसकी आपूर्ति नहीं हो पाती। बड़ा स्टॉक रखा नहीं जा सकता और जोजिला का प्रवेश द्वार तो 6 महीने के लिए ही बंद हो जाता है। यानी कि अब सुविधाएं बढ़ी हैं, लेकिन संघर्ष अब भी जारी है। बर्फ़ की वजह से, प्रतिकूल परिस्थितियों की वजह से अब भी संघर्ष जारी है। हालांकि पहले और आज में लद्दाख बदल चुका है। एक पर्यटन स्थल इस समय उभरता हुआ लद्दाख है और भारत की अर्थव्यवस्था में काफ़ी सहयोग दे रहा है, और कहीं ना कहीं वहाँ के लोगों का जीवन स्तर अब ऊपर उठ रहा है। देखिए, गोबर के उपले भी यहाँ जलाने में नहीं मिलते, क्योंकि गेहूं जौ की खेती समाप्त होने के साथ साथ चारे का भी अभाव हो गया है। चाय सत्तू के लिए मक्खन बाहर से मंगाना पड़ता है। प्रतिवर्ष 1 करोड़ के मक्खन की लद्दाख में और मुख्यतः लेह में खपत होती है। लद्दाख की ऊर्जा की समस्या को हल करने के दिशा में एक प्रयोग लद्दाख परिस्थितिकी केंद्र द्वारा किया गया है। इस केंद्र की स्थापना 14 वर्ष पूर्व इंग्लैंड में जन्मी एक युवती हेलन परिस्थिति ने की थी। हेलन 14 वर्ष में गर्मियों में लेह में ही रहती थी। यह केंद्र वर्ष में 300 दिनों तक चमकने वाली धूप का घरों को गर्म करने और खाना पकाने के लिए प्रयोग करने की दिशा में कार्य कर रहा है। इसके लिए उसे वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार हाइट लेवलीहुड अवार्ड देकर भी सम्मानित किया गया है। लद्दाख के विकास के लिए सिलसिले में लोग स्वर्गवासी सोनम गोरबो को आदरपूर्वक याद करते हैं। वे लद्दाख में जन्मे पहले इंजीनियर थे। उन्होंने इंग्लैंड में शिक्षा पाई थी और कश्मीर राज्य की सेवा में आ गए। सन 1947 में उन्होंने लेह में हवाई अड्डा बनवाया। इसके बाद लेह श्रीनगर सड़क बनाई। वे लद्दाख के विकास में आयुक्त रहे और सेवानिवृत्त होने पर राजदूत रहे।
राजदूत थे। शेख अब्दुल्ला ने उन्हें मंत्री भी बनाया था। लद्दाख में आज जो कुछ विकास हुआ है उनका श्रेय उन्हीं को गया है, उन्हीं को जाता है। ठीक है, मुझे इस यात्रा के दौरान एक विभूति मिली जिन्होंने 20 वर्षों में 17 लाख वृक्ष इस ठंडे रेगिस्तान में लगाए। उनमें से 77% जीवित हैं। ये हैं 37 वर्षीय नवांग सांगे। नवांग सांगे सन 1954 में लेह में फॉरेस्ट रेंजर वन कार्यकर्ता नियुक्त थे। उसके बाद वे फॉरेस्ट रेंजर हुए। अपने सेवा काल में उन्होंने कास्कर, नुब्रा, चोंगथांग सर्वत्र पेड़ लगाए। 15,000 फुट की ऊंचाई पर चोंगथांग क्षेत्र में उन्होंने 8 लाख पेड़ लगवाए। और नवांग सांगे को प्रारंभ में तो लोगों को समझने में बहुत कठिनाई होती थी। उन्हें विश्वास नहीं होता था कि पेड़ होंगे भी ना। लेकिन नवांग सांगे ने कहा सन 1947 में जो पुराने बाग थे वो कबालियों के आक्रमण के समय तबाह हो गए थे। सेवानिवृत्ति होने के बाद नवांग सांगे अपने खेत में खेती करते थे और एक होटल भी उन्होंने बनाया। नाती पोते से भरा पूरा घर था उनका। वे पूजा में अपना समय बिताते थे। मैंने उनको भगवान बुद्ध के इस उपदेश को हर व्यक्ति के अपने जीवन काल में कम से कम 5 वृक्ष लगाने चाहिए और हर वृक्ष की 5 साल तक रक्षा करनी चाहिए याद दिलाया। उनकी आंखों उत्साह से चमक उठी। उन्होंने वचन दिया कि उनका शेष जीवन अधूरे काम को पूरा करने में और लद्दाख के ठंडे रेगिस्तान को हरा भरा बनाने में जाएगा। देखिए ये हमारा लेसन हुआ। और अंत में लद्दाख में पेड़ पौधे लगाने संबंध देखिए आज जो हमारी स्थिति हो रही है, आज प्रकृति अपना रूप बदल रही है, उसका कहीं तक जिम्मेदार हम और आप हैं। आज जितने भी कंकड़ ईंट पत्थर के ये जंगल बन रहे हैं शहरों में और पेड़ पौधे अपना अस्तित्व खोते जा रहे हैं, उसका ही ये खामियाजा है कि हम ऑक्सीजन की चंद सांसों के लिए तरस रहे हैं। ऑक्सीजन की इतनी किल्लत कहाँ से हुई? कहीं ना कहीं हमने इसमें हस्तक्षेप किया। यदि हम अपने दायित्व का निर्वाह करते, प्रकृति से दूर ना जाते, जंगलों को ना काटते, पेड़ पौधों को लगाते, उनका संरक्षण करते, तो आज हमारी स्थिति ये ना होती। यदि हम प्रकृति के पास रहें, पेड़ पौधों का संरक्षण करें, तो सांस लेने की किल्लत होगी ही नहीं। आज प्राणवायु के लिए संघर्ष चल रहा है। वर्तमान समय आप देख पा रहे हैं, मैं बार बार सभी बच्चों से कहता हूँ, बेटा अपने जन्मदिन पे एक पौधा लगाओ, उसका देखभाल करो, वो तुम्हारे साथ बढ़ेगा, तुम्हारे साथ पल्लवित होगा, फल आएंगे, आप प्रसन्नता के साथ सबको बताओगे कि मेरे जन्मदिन का पौधा है। चलिए, बहुत सारी बातें हैं, क्लास चलती है तो हम बताते हैं, इसी माध्यम से थोड़ा बहुत बताने का प्रयास किया। ये हमारा लेसन हुआ और एक अच्छा लेसन था और अंत काफ़ी अच्छा था और एक तरीके से हमारी वर्तमान लद्दाख की स्थिति को बयां करता हुआ। चलिए इसी के साथ नमस्कार।